नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम मुगल साम्राज्य की दुनिया में उतर रहे हैं। जब हम मुगलों के बारे में सोचते हैं तो भव्य किले, बड़ी-बड़ी लड़ाइयाँ, बादशाहों की तस्वीरें, यही सब दिमाग में आता है। लेकिन आज का सवाल कुछ और है। सवाल ये है कि मुट्ठी भर बाहर से आए लोग इतने विशाल देश पर सदियों तक चलने वाला साम्राज्य आखिर बना कैसे पाए? क्या ये सिर्फ तलवार के दम पर था या इसके पीछे कोई बहुत शक्तिशाली सॉफ्टवेयर भी काम कर रहा था? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यही आज की हमारी पड़ताल का केंद्र है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो 12वीं कक्षा के इतिहास की किताब के कुछ अंश हैं जो हमें सीधे उस सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड तक ले जाते हैं। ये हैं मुगलकालीन इतिवृत्त, मतलब क्रॉनिकल्स, जो खुद मुगलों ने लिखवाए थे। और ये सिर्फ घटनाओं की सूची नहीं है, ये वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिससे मुगल अपने शासन की वैधता, अपनी शक्ति, अपनी सोच, वो सब दुनिया के सामने रख रहे थे। अच्छा, मतलब एक तरह से ये उस दौर के ऑफिशियल पीआर दस्तावेज थे। तो चलिए इस शाही सॉफ्टवेयर को डिकोड करना शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, भाषा। ये इतिवृत्त किस भाषा में लिखे गए? क्योंकि भाषा सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं होती, वो तो शक्ति का प्रतीक भी होती है। हाँ, और यहीं से उनकी रणनीति दिखनी शुरू हो जाती है। मुगलों ने फारसी को अपनी दरबारी भाषा बनाया और ये एक बहुत ही सोचा समझा कदम था। बाबर की अपनी भाषा तुर्की थी, लेकिन अकबर का दौर आते आते फारसी को साम्राज्य की आधिकारिक भाषा के तौर पर स्थापित कर दिया गया। और इसके पीछे एक बड़ा राजनीतिक कारण था। उस दौर ने ईरान से लेकर मध्य एशिया और हिंदुस्तान तक फारसी ही संस्कृति और प्रशासन की भाषा थी। इसे अपनाकर मुगलों ने खुद को एक बड़े और प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय क्लब का सदस्य बना लिया। ये दिलचस्प है क्योंकि मैंने पढ़ा है कि सबसे शुरुआती दस्तावेजों में से एक बाबरनामा, वो तो असल में फारसी में था ही नहीं, वो तो बाबर ने खुद तुर्की में लिखा था। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये जो भव्य शाही पहचान थी वो उन्होंने समय के साथ बनाई? ऐसा नहीं था कि वो इसे अपने साथ लेकर आए थे? क्या बात है, ये एक बेहतरीन सवाल है और ये दिखाता है कि साम्राज्य कैसे विकसित हुआ। बाबरनामा चगताई तुर्की में लिखी गई एक बहुत ही निजी और खरी खरी आत्मकथा है। लेकिन जब अकबर का दौर आया तो साम्राज्य को एक औपचारिक, एक भव्य पहचान की जरूरत महसूस हुई। तब अबुल फजल जैसे लेखकों ने फारसी को अपनी अलंकृत शैली से एक नई ऊंचाई दी। उन्होंने भाषा को सिर्फ जानकारी देने का नहीं, बल्कि बादशाह की शान और शक्ति का बखान करने का माध्यम बना दिया। लेकिन यहाँ एक सवाल तो उठता ही है, इन पर कितना भरोसा किया जाए? आखिरकार ये लेखक तो बादशाह के ही मुलाजिम थे, उसी के दरबार में बैठकर लिख रहे थे। क्या ये मुमकिन नहीं कि वो सिर्फ वही लिख रहे थे जो बादशाह सुनना चाहता था? ये शक बिल्कुल जायज है और सही भी है। ये इतिवृत्त पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं माने जा सकते। ये हमें वो कहानी बताते हैं जो मुगल शासक दुनिया को सुनाना चाहते थे। एक बहुत सावधानी से तैयार किया गया नजरिया है ये। लेकिन इनकी अहमियत इसी बात में है, ये हमें उस समय की सच्चाई बताएं या ना बताएं, ये हमें मुगल बादशाहों के दिमाग में झांकने का मौका जरूर देते हैं। हम ये समझ पाते हैं कि वो खुद को कैसे देखते थे और अपनी प्रजा से क्या उम्मीद रखते थे। और अकबर की नज़र सिर्फ इतिहास लिखवाने तक ही नहीं थी। उन्होंने तो संस्कृत के महान ग्रंथों जैसे महाभारत और रामायण का फारसी में अनुवाद करवाने के लिए मकतब खाना नाम का एक पूरा विभाग ही खोल दिया था। ये तो किसी भी शासक के लिए एक असाधारण बौद्धिक महत्वाकांक्षा लगती है। असाधारण ही थी। महाभारत का अनुवाद रज़्मनामा यानी युद्धों की पुस्तक के नाम से किया गया। जरा सोचिए, एक मुस्लिम बादशाह हिंदू धर्म के सबसे बड़े महाकाव्य का अनुवाद करवा रहा है। ये सिर्फ उनकी ज्ञान की भूख नहीं दिखाता, बल्कि ये उनकी उस दूरदर्शी सोच को भी दिखाता है जो अपने साम्राज्य की जड़ों को इस जमीन के संस्कृति से जोड़ना चाहती थी। ठीक है, तो उन्होंने एक शाही भाषा और इतिहास के जरिए अपनी कहानी गढ़नी शुरू कर दी। पर कहानी का जो मुख्य पात्र है, यानी बादशाह, उसकी शक्ति का स्रोत क्या था? यहाँ से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। मैंने फर-ए-इज़ादी यानी दैवीय प्रकाश की एक अवधारणा के बारे में पढ़ा है। सुनने में तो ये किसी सुपर हीरो की कहानी जैसा लगता है। क्या ये वाकई वैसा ही था? हाँ, एक तरह से आप कह सकती हैं। फर-ए-इज़ादी मुगल राजत्व के सॉफ्टवेयर का सबसे जरूरी कोड था। ये अबुल फजल द्वारा पेश की गई एक अवधारणा थी जिसके अनुसार बादशाह कोई आम इंसान नहीं है। उसे सीधे ईश्वर से एक दिव्य प्रकाश मिलता है जो उसे शासन करने का अधिकार देता है, और ये प्रकाश पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है। मतलब राजा बनने का हक किसी चुनाव या किसी सेनापति की मर्जी से नहीं,
बल्कि सीधे ऊपर वाले की तरफ से मिला है। ये तो अपनी सत्ता को वैधता देने का सबसे मजबूत तरीका हुआ। इसे तो कोई चुनौती भी नहीं दे सकता। बिल्कुल, इसने मुगल वंश को एक दैवीय स्वीकृति दे दी। अब बादशाह सिर्फ एक राजनीतिक शासक नहीं रह गया, वो अपनी प्रजा के लिए एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक भी बन गया। उसकी आज्ञा का पालन करना सिर्फ एक कानूनी मजबूरी नहीं, बल्कि एक धार्मिक कर्तव्य जैसा हो गया। ये एक मास्टर स्ट्रोक था जिसने बादशाह को बाकी सभी दरबारियों और सरदारों से मीलों ऊपर एक अलग ही धरातल पर खड़ा कर दिया। ठीक है, तो बादशाह अब दिव्य हो गया, लेकिन उसने इस विशाल विविध देश पर शासन कैसे किया? सिर्फ दैवीय प्रकाश से तो काम नहीं चलेगा। जमीन पर क्या नीति थी? और यहीं पर सुलेह कुल का जिक्र आता है ना? कि प्रशासनिक नीति का मूल मंत्र था। इसके मुताबिक राज्य किसी एक धर्म का पक्ष नहीं लेगा। राज्य में रहने वाले सभी लोगों को, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन हो, सबको अपने अपने धर्म को मानने की पूरी आज़ादी होगी। अबुल फजल ने इन दोनों विचारों को बड़ी खूबसूरती से जोड़ा। उन्होंने कहा कि जिस शासक पर ईश्वर का दिव्य प्रकाश हो, केवल वही इतना उदार और शक्तिशाली हो सकता है कि अपनी प्रजा में भेदभाव ना करे। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये सिर्फ कागज पर था या अकबर ने इसे हकीकत में लागू करने के लिए कुछ ठोस कदम भी उठाए? नहीं, ये सिर्फ एक विचार नहीं था, ये एक ठोस और क्रांतिकारी नीति थी। इसके दो सबसे बड़े उदाहरण हैं 1563 में तीर्थ यात्रा कर और 1564 में जजिया कर को समाप्त करना। ये दोनों कर सदियों से गैर मुसलमानों पर लगते आ रहे थे। इन्हें हटाकर अकबर ने एक बहुत साफ संदेश दिया कि यह साम्राज्य सबका है। सुलह एक कुल वो गोंद थी जिसने इतने अलग अलग समुदायों को एक शाही पहचान के तहत जोड़ने का काम किया। तो एक तरफ दैवीय प्रकाश का निरंकुश दावा और दूसरी तरफ सबके साथ शांति की समावेशी नीति। ये एक बड़ा ही दिलचस्प संतुलन है। और इस विचार को कि बादशाही ब्रह्मांड का केंद्र है, जाहिर है मुगल दरबार में भी दिखाया जाता होगा। वो जगह कोई आम दफ्तर तो नहीं रही होगी। बिल्कुल नहीं। मुगल दरबार एक भव्य रंगमंच था, जहां हर एक अदा, हर एक हरकत का एक तय मतलब था। कौन कहाँ बैठेगा, बादशाह के सामने कैसे झुकेगा, ये सब कुछ व्यक्ति की हैसियत और बादशाह की शक्ति को दर्शाता था। जैसे कॉर्निश नाम का एक अभिवादन था, जिसमें दरबारी अपनी हथेली को माथे पर रखकर आगे झुकता था। इसका प्रतीकात्मक अर्थ था कि वो अपना सिर और अपनी चेतना बादशाह के कदमों में रख रहा है। रुकिए, यहीं पर मुझे एक विरोधाभास नजर आता है। एक तरफ आप सुलह-ए-कुल की बात कर रही हैं, जो सबको बराबर देखने का दावा करता है। दूसरी तरफ दरबार में जमीन बोझ जैसी प्रथा है, जिसमें इंसान को बादशाह के सामने जमीन पर लेटना पड़ता है। ये समानता और आत्मसमर्पण की विचारधाराओं के बीच एक टकराव नहीं है। कुल का मतलब सामाजिक बराबरी नहीं था, बल्कि ये राज्य की तरफ से धार्मिक सहिष्णुता और न्याय की गारंटी थी। वहीं दूसरी ओर जमीन बोस जैसी प्रथाएं इस बात को स्थापित करती थीं कि उस न्याय और शांति का स्रोत एक ही है, और वो है बादशाह। साम्राज्य में व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये जरूरी था कि बादशाह की सत्ता सर्वोच्च हो, निर्विवाद हो। तो एक तरह से पूर्ण समर्पण ही पूर्ण शांति की शर्त थी। वाह, ये एक बिल्कुल नया नजरिया है। और जहांगीर की न्याय की जंजीर की कहानी तो इसी विचार को और मजबूत करती है। कहते हैं उन्होंने आगरा के किले से यमुना तक एक सोने की जंजीर लगवाई थी, ताकि कोई भी आम आदमी उसे बजाकर सीधे बादशाह से न्याय मांग सके। हाँ, वो एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक था। ये दिखाता था कि दैवीय शक्ति वाला बादशाह अपनी प्रजा के लिए कितना सुलभ और न्यायप्रिय है। ये छवि बनाने की एक बहुत कुशल कला थी। तो आपके पास एक विचारधारा है, उसे दिखाने के लिए दरबारी रस्में हैं, लेकिन इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए आपको एक काबिल टीम भी तो चाहिए। ये अभिजात वर्ग यानी नोबिलिटी कहाँ से आती थी? क्या ये सब तुर्की या मंगोल मूल के ही थे? नहीं, और यही मुगल साम्राज्य की एक और बड़ी ताकत थी। उनका अभिजात वर्ग एक गुलदस्ते की तरह था, जिसमें ईरानी, तुरानी, अफगानी और सबसे महत्वपूर्ण भारतीय राजपूत और दक्कनी सरदार भी शामिल थे। अकबर ने जानबूझकर एक मिलीजुली टीम बनाई। ये एक राजनीतिक चाल भी थी, ताकि कोई एक गुट ज्यादा शक्तिशाली ना हो जाए। इतने अलग अलग पृष्ठभूमि के लोगों को एक सिस्टम में बांधकर रखना तो बहुत मुश्किल काम रहा होगा। इसे कैसे मैनेज किया गया? इसके लिए अकबर ने एक बहुत ही शानदार प्रणाली बनाई, जिसे मनसबदारी व्यवस्था कहते हैं। इसे आप उस समय के कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर की तरह समझ सकते हैं। हर अधिकारी को 2 रैंक दिए जाते थे, जात और सवार। जात से दरबार में उसका पद और उसकी सैलरी तय होती थी,
और सवार से ये तय होता था कि उसे अपनी कमान में कितने घुड़सवार सैनिक रखने होंगे। इस व्यवस्था ने बादशाह को अपनी विशाल सेना और प्रशासन पर जबरदस्त नियंत्रण दिया। और इस पूरी प्रशासनिक मशीनरी में शाही महिलाओं की क्या भूमिका थी? क्या वो सिर्फ हरम तक ही सीमित थी? बिल्कुल नहीं। गुलबदन बेगम ने तो पूरा हुमायूंनामा ही लिख डाला, जो हमें शाही परिवार के अंदर की दुनिया की एक अनोखी झलक देता है। और नूरजहां जैसी शक्तिशाली महिला ने तो जहांगीर के शासनकाल में मतलब सत्ता की बागडोरी अपने हाथ में ले रखी थी। उनके नाम पर सिक्के तक जारी किए गए थे। वो सिर्फ पर्दे के पीछे नहीं थी, वो सत्ता के खेल में सक्रिय भागीदार थी। ये सब जो हमने बात की, क्या ये सब सिर्फ एक ठंडा गणनात्मक राजनीतिक खेल था या इसके पीछे कोई सच्ची बौद्धिक जिज्ञासा भी थी? फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना इस बारे में क्या बताता है? इबादत खाना या पूजा गृह अकबर की शख्सियत का शायद सबसे आकर्षक पहलू है। 1575 में उन्होंने इसे बनवाया, जहां वो अलग अलग धर्मों के विद्वानों को बुलाकर उनसे चर्चा करते थे। जरा उस माहौल के बारे में सोचिए। एक छत के नीचे मुस्लिम उलेमा, हिंदू पंडित, जैन मुनि, पारसी पुरोहित और यहां तक के गोवा से आए ईसाई पादरी भी धर्म और ईश्वर पर बहस कर रहे हैं, और बादशाह खुद घंटों तक उनकी बातें सुन रहा है। ये तो कमाल है, लेकिन वो इन चर्चाओं से हासिल क्या करना चाहते थे? मुझे लगता है दो चीजें। एक तो उनकी अपनी व्यक्तिगत सत्य की खोज थी, वो किसी एक धर्म की व्याख्या से संतुष्ट नहीं थे। लेकिन दूसरा, और शायद ज्यादा महत्वपूर्ण, वो एक शासक के तौर पर यह समझना चाहते थे कि उनके साम्राज्य में रहने वाले इतने अलग अलग लोग सोचते कैसे हैं। वो एक ऐसी साझा नैतिक जमीन तलाश रहे थे जो सुलह कुल की नीति को और मजबूत कर सके। तो अगर हम अपनी शुरुआती बात पर वापस आएं कि वो सॉफ्टवेयर क्या था जिसने मुगल साम्राज्य को इतना मजबूत बनाया, तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? निचोड़ यह है कि मुगल साम्राज्य सिर्फ तलवार के दम पर नहीं, बल्कि विचारों के दम पर बना और चला। पहला, उन्होंने इतिवृत्तों के जरिए अपनी एक शक्तिशाली छवि गढ़ी। दूसरा, फरे-इजादी और सुलह-कुल जैसी अवधारणाओं ने उनके शासन को एक मजबूत नैतिक और वैचारिक आधार दिया। और तीसरा, इस विचारधारा को जमीन पर उतारने के लिए उन्होंने मनसबदारी जैसी एक कुशल प्रशासनिक व्यवस्था बनाई और राजपूतों जैसे स्थानीय शक्तिशाली समूहों को भागीदार बनाया। ये सिर्फ विचारों का नहीं, बल्कि व्यवस्था का भी कमाल था। उन्होंने सिर्फ जमीनें नहीं जीती, उन्होंने लोगों के दिलों और दिमागों पर शासन करने का एक सिस्टम बनाया। बिल्कुल। लेकिन मैं आज की बातचीत को श्रोताओं के लिए एक सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगी। हमने जो भी बात की वो सब हमें बादशाहों, राजकुमारों और दरबारी इतिहासकारों के नजरिए से पता चलती है। ये उनकी कहानी है। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर यही कहानी उस दौर का कोई आम किसान, कोई बुनकर या सल्तनत के किसी दूर दराज कोने में तैनात कोई आम सैनिक सुनाता, तो वो कितनी अलग होती। शायद तब हमें इतिहास का एक बिल्कुल नया और अनकहा पन्ना पढ़ने को मिलता।